वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर मैट्रिक बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर है वो प्रकाशित कर दिया गया। और मॉडल पेपर में आप लोगों के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके हिसाब से इस बार हर विषय में प्रश्नों की संख्या डबल होगी। जैसे कि 50 ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें आपको 50 हल करने हैं। इसी तरह हर विषयों में भी होगा, सब्जेक्टिव में भी हमारा डबल क्वेश्चन होगा। और आज यहाँ पर आप लोगों को मैं मैथ का बिल्कुल ही इजी सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे सॉल्यूशन देखे होंगे, लेकिन मैं जो आप लोगों को सॉल्यूशन आज दूंगा यहाँ पर, उस सॉल्यूशन में आप लोगों को मैथ को बिल्कुल ही, जैसे कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के मेथड से कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हर सवाल को लॉन्ग सॉल्यूशन करेंगे तो 50 ऑब्जेक्टिव में काफ़ी समय हमारा लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखिए किस तरह से मैं लॉजिकली सॉल्व करूंगा और फटाफट हम लोग कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ताकि यहाँ पर देख रहे हैं कि किन्हीं 50 प्रश्नों को उत्तर दें। एक से 100 तक में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको सही को चुनना है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। देखिए सरलतम रूप मतलब इसको हमको कटाना है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह के चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो 115 और 92 का डिफरेंस जो होगा वो हमारा हो जाएगा 23। डिफरेंस हमारा क्या है, 23 है। तो 23 डिफरेंस अब आप देखिएगा तो 23 से हमारा 23 चौके 92, ये 4 बार में कट जाएगा, और 23 पच्चीस 115 ये 5 बार में कट जाएगा। यानी सही विकल्प हो जाएगा 4/5। यानी पूरा एचसीएफ निकालने का जरूरत नहीं है, डिफरेंस से ही पता चल जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे पता चल जाएगा कि क्या होगा सही जवाब। तो उम्मीद है कि आप लोग सरलतम रूप समझ गए। सरलतम रूप मतलब पूरी तरह से कटाने के बाद जो आपका अनुपात बचता है उसे सरलतम रूप कहते हैं, यानी और नहीं कटना चाहिए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत ही होती है क्योंकि किसी भी 2 संख्या के बीच में निर्धारित नहीं है कि वहाँ पर कितना होगा, तो अनंत होता है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए इसका एक नियम होता है। नियम यह है कि इसका जो फैक्टर होना चाहिए उस फैक्टर में 2 का फैक्टर होना चाहिए, या 5 का फैक्टर होना चाहिए, या 2 और 5 मिलाकर फैक्टर होना चाहिए। 2 और 5 के अलावे फैक्टर में कुछ नहीं दिखना चाहिए। या तो 2 अकेले दिखे, या तो 5 अकेले दिखे, या 2 और 5 एक साथ दिखे, लेकिन 3, 7 इस तरह का कोई भी संख्या इसमें अलग से नज़र नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2, 5 दिखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो बात करें अगर 88 में, तो 88 आपका देखिए 11 × 88 होता है। तो यहाँ तो आपका इसमें 11 आ गया, तो ये तो शांत नहीं होगा। फैक्टर में जो हर का जो आपका यहाँ पर फैक्टर होगा उसमें हमें देखना है कि 2 और 5 आ रहा है या नहीं। अगर हम यहाँ और शून्य वाला में आपको क्या करना है, शून्य को यहाँ पर छोड़ देना है। शून्य को छोड़ के 21 बचा तो 7 3 जा 21, यानी यहाँ पे आपका 7 और 3 है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ 1600 में शून्य को छोड़ देंगे, 16 का फैक्टर में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए 16 के फैक्टर में सिर्फ 2 ही आ रहा है, 16 के फैक्टर में सिर्फ 2 आया है, यानी 1600 के फैक्टर में 2 और 5 ही होगा। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दशमलव प्रसार किसका शांत होगा, 15/1600 का शांत होगा। यानी कि जिसके हर का फैक्टर में केवल 2 या 5 या 2 और 5 नजर आए तो वही शांत हो सकता है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आइए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर हमारा, बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, C/A होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल C/A होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर C का मान की बात करें तो C का मान यहाँ पर A है, क्योंकि देखिए AY² + BY + C ये हमारा फॉर्मेट होता है। जो अंत में होता है वो C होता है, जो स्क्वायर के साथ होता है वो A होता है, और जो यहाँ बीच में होता है यानी कि पावर 1 के साथ वो B होता है। तो ABC। अब हमें C/A है तो A का मान हमारा यहाँ पर क्या है, A का मान हमारा D है। तो A/D हमारा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है।
ऑप्शन डी हो जाएगा सही, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा सही, A/D। चलिए समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखिए √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, यानी √18 में क्या लगाने से ये पूरी तरह से परिमेय संख्या बन जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल हो स्टूडेंट्स, 18 का फैक्टर कर देंगे हम लोग, 3 तिया 9 दूनी 18। अब यहाँ देखिए इससे रूट से बाहर निकलने के लिए 1 और 2 चाहिए। अगर हम 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 3 में से 1 3 बाहर निकल जाएगा, 2 और 2 में से हमारा 1 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर √2 यानी 2 लगाएं, इसका मतलब हमें इसका परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी √2 से गुना करने पर ये परिमेय संख्या बन जाएगा और वो हो जाएगा 3 दूनी 6। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए जब भी अभाज्य संख्या होगी 1 को छोड़कर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। हालांकि कभी कभी कंफ्यूज भी आप करते हैं कि 2 तो सम संख्या है, इसलिए याद रखना है आपको कि 2 को सिर्फ अभाज्य नहीं, 2 को हम सम अभाज्य भी कहते हैं। यानी एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या 2 है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद दुनिया की कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आया बात। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, a बराबर BQ + R है। तो a बराबर जब BQ + R होता है तो देखिए b का मतलब होता है भाजक, जिससे भाग देते हैं, और भाजक जो होता है और r जो होता है वो हमेशा आपके b से हमेशा छोटा ही होगा। b से वो कभी भी बराबर भी नहीं हो सकता है, b से बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा r जब भी होगा वो b से क्या होगा, छोटा होगा। इस तरह हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। r ऑलवेज स्मॉलर देन b, r हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। तो क्लियर हो गया, सी नंबर ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। आइए हम लोग आगे चलते हैं 8 नंबर में। कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी देखिए परीक्षा में जब भी आप प्रश्नों को हल करें सभी ऑप्शन को ध्यान से देखना है। यहाँ अगर देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए में देखेंगे तो ये तो परिमेय अपरिमेय ही होगा, यहाँ भी अपरिमेय है √7, यहाँ भी √8 अपरिमेय है, लेकिन यहाँ √5 कट जाएगा तो इक्वल टू 6 होगा। 6 परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन डी नंबर, डी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोग क्लियर हो गए होंगे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, x² + 12x + 35 है के शून्यक। अब याद देखिए इसके शून्यक के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। देखिए सीधी बात है, हमें इसे सॉल्व करके शून्यक नहीं निकालना है, इतना समय हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं होता है। द्विघात बहुपद है, अगर यहाँ पर ये दोनों प्लस है, अगर ये दोनों प्लस है तो दोनों ऋणात्मक मूल होगा इसका। ये हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा दोनों ही प्लस है, दोनों प्लस है तो दोनों मूल क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा, ये फिक्स होगा। और अगर यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर माइनस हो, इस जगह पे माइनस हो, इस जगह पर प्लस हो, तो यहाँ पर इसमें कंडीशन कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों माइनस भी हो सकता है, सॉरी या तो दोनों प्लस होगा, या तो दोनों में कोई एक माइनस एक प्लस होगा। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस होगा हमारा, तो कभी भी हमारा दोनों ऋणात्मक नहीं होगा, और ये हमेशा दोनों धनात्मक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों ऋणात्मक कभी नहीं होगा। दोनों ऋणात्मक तब होगा जब दोनों जगह पे हमारा प्लस हो, तब। क्लियर हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय वही होता है जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे कि √7 है तो इसका तो कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो चेक करते हैं, तो 121 11 का स्क्वायर है, 196 भी 14 का है, 289 भी 17 का है, 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 5y² माइनस 25 का शून्यक निकालना है। देखिए जब भी शून्यक निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। 5y² माइनस 25 इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो 5y² इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25, यानी कि माइनस 25 उधर ले गए, 0 प्लस 25 यानी 25। अब इस 5 से हमारा ये 5 बार में कट गया, तो y बराबर हमारा हो जाएगा √5। तो रूट के अंदर जब हमारा 5 होता है तो प्लस और माइनस दोनों होता है, यानी ऑप्शन सी। देखिए √5 और माइनस में √5, यहाँ पर ऑप्शन सी सिर्फ होगा इसका सही जवाब, क्योंकि बी में एक रूट में है और एक रूट में नहीं है। सी में दोनों रूट है लेकिन प्लस है, और ए में कोई रूट में नहीं है। तो सी ऑप्शन में एक प्लस रूट में एक माइनस रूट में, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। जब भी रूट में आता है तो प्लस माइनस दोनों होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। योग हमारा 3 है, योग हमारा 3 है और गुणनफल हमारा -40 है। योगफल हमारा 3 है, गुणनफल -40 है। अब देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो योग देखिए जब भी हम लोग द्विघात बहुपद बनाते हैं तो जो योग मतलब यहाँ पर बीच में अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ पर हो गया 3, और गुणनफल वो हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -40। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, जो योगफल अगर प्लस में दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर उसको माइनस कर देंगे। प्लस में योगफल रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और गुणनफल माइनस है तो वो गुणनफल माइनस का माइनस ही रहेगा। यानी यहाँ पर हमारा देखिए x² प्लस था यहाँ पर 3 तो -3x हो गया, और -40 था तो माइनस ही रहेगा, यानी x² -3x -40 ऑप्शन ए ही हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। बताइए समझ में आया या नहीं आया। योगफल मेरा +3 था तो वो -3 होना चाहिए, और जो गुणनफल है माइनस है तो माइनस ही, प्लस रहता तो प्लस ही होता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए होगा इस सवाल का सही जवाब। हमेशा याद रखना है कि योगफल का चिन्ह बदल देना है और गुणनफल का चिन्ह नहीं बदलना है। योगफल में चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, लेकिन गुणनफल का माइनस से माइनस ही रहेगा और प्लस से आपका प्लस ही रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 13 में है युग्म x + 2y = 4 है, 2x + 4y = 8 है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका हल। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या हल होगा। तो यहाँ पर देखिए x + 2y 4 है, यानी a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान 2 हो गया, c1 का मान 4 हो गया। यहाँ a2 का मान 2, b2 का मान 4, c2 का मान 8। तो सभी देखिए 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सभी अपने अपने स्थान पर डबल हो गया है। जब भी इस तरह का कंडीशन हो, सभी में डबल या ट्रिपल हो जाए तो इसका अनगिनत हल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, है ना। यहाँ पे जब भी ये सभी में डबल हो जाएगा तो अनगिनत हल हो जाएगा, चाहे डबल हो जाए चाहे ट्रिपल हो जाए, है ना। तो x 1 था तो 2x हो गया, y 2 था तो ये 4y हो गया, यहाँ 4 था तो ये 8 हो गया, सभी डबल हो गया तो अनगिनत हल ऑप्शन डी हो गया इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। आइए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अब 14 नंबर हमारा है कि यदि x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। शून्यक जो है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। यानी कि अगर देखिए एक शून्यक हमारा x है तो दूसरा शून्यक हमारा, एक शून्यक x है तो एक शून्यक हमारा 1/x हो जाएगा। ये बहुपद है। तो यहाँ देखिए जब भी शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल हमारा 1 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल अगर देखिए एक शून्यक x है, एक शून्यक 1/x है, तो मूलों का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल 1 हो जाएगा। यानी मूलों का गुणनफल c/a, मूलों का गुणनफल c/a = 1 हो जाएगा। क्योंकि दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो मूलों का गुणनफल हमेशा 1 होगा, यानी c/a = 1। तो c का मान हमारा क्या है, -b है। यानी कि यहाँ पर हमारा c का मान हो जाएगा -b। तो -b बट्टे जो a है, a का मान तो हमारा 1 हो गया और बराबर हमारा 1 हो गया। इसलिए जो b है
b बराबर हमारा -1 हो जाएगा, -1 ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बताइए समझ में आया या नहीं। जब भी मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा 1, और मूलों का गुणनफल मतलब c/a, तो c/a बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से हमारा c का मान है -b और a का मान है 1, तो b का मान निकल गया -1, तो b का मान -1, ऑप्शन बी हो गया बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। अर्धवृत्त का कोण हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए ये अगर हम लोग एक वृत्त बना दिए और इसमें हम लोग एक व्यास खींच दिए तो ये अर्धवृत्त हो गया दोनों तरफ। देखिए अर्धवृत्त का कोण मतलब अगर इस छोर से वृत्त पे सटा दे फिर दूसरे छोर पे सटा दे, इसे ही अर्धवृत्त का कोण कहा जाता है। और अर्धवृत्त में हमेशा आप बनाएंगे, कहीं भी बनाएंगे आपका 90 डिग्री ही बनता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये फिक्स होता है, ये नियम है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं है। यदि मूल के वास्तविक मूल नहीं है तो वास्तविक मूल कब नहीं होगा, है ना। वास्तविक मूल कब नहीं होगा, तो मूल वास्तविक तब नहीं होगा जब आपका d क्या हो, d आपका 0 से नीचे चला जाए। d क्या हो जाए, 0 से नीचे चला जाए, यानी कि b² - 4ac, यानी कि ऑप्शन डी। d का मतलब क्या हो जाता है, b² - 4ac। जब b² - 4ac का मान 0 से नीचे यानी ऋणात्मक आ गया तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। d बराबर b² - 4ac, और b² - 4ac स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा यानी ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होगा। चलिए क्लियर हो गया 16 नंबर। आइए 17 नंबर हम लोग देखते हैं। अल्फा और बीटा 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल हैं, तो 1/अल्फा + 1/बीटा क्या होगा। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या निकालना है, हम लोगों को यहाँ पर निकालना है 1/अल्फा + 1/बीटा, हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो 1/अल्फा + 1/बीटा का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा अल्फा × बीटा, एलसीएम हो जाएगा। इधर हमारा अल्फा अल्फा कट हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए तो ऊपर हो गया मूलों का योगफल, नीचे हो गया मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योगफल हमारा हो जाता है -b/a, और बटा मूलों का जो गुणनफल है वो हो जाता है c/a। तो a और a हमारा कट गया तो बराबर -b/c हो गया। तो माइनस b का मान हमारा यहाँ पर क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो गया, और बाई हमारा c बच गया, c का मान -6 है तो -6 लेते हैं, यानी -1/6, -1/6, यानी कि ऑप्शन डी हो गया इस सवाल का सही जवाब। बताइए समझ में आया या नहीं। तो यहाँ से हम एलसीएम जब लिए इसका तो ऊपर आ गया मूलों का योगफल बट्टे मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल -b/a, मूलों का गुणनफल c/a, तो a कट गया तो बच गया -b/c। तो -b, तो b का मान हमारा -1 था तो +1 हो गया, और c का मान -6 था तो -6 हो गया, तो 1/-6 हो गया, 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ऑप्शन डी हो गया सही जवाब। आइए बढ़ते हैं 18 नंबर में। देखिए 21वां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी दे दिया है, 21वां पद यहाँ पर क्या होगा ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, जब भी आपको जैसे देखिए 21वां पद आपसे पूछा जाए तो 21वां पद का मतलब होता है a + 20d, a + 20d। 19वां पद पूछा जाएगा आपसे तो a + 18d। तीसरा पद पूछा जाएगा तो a + 2d, हमेशा a + 1 कम d जोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है a + 20d, यानी 21वां पद। तो a हमारा है -3 + 20 गुना, अब d क्या है हम लोग को देखना है, तो d देखना है तो 11 से 18 हुआ है, यानी कि 7 प्लस हो रहा है,
तो डी का मान यहाँ हमारा 7 हो जाएगा। कहीं भी हम डिफरेंस देख लेंगे, बढ़ रहा है या घट रहा है ये भी पता चल जाएगा, कितना बढ़ रहा है ये भी पता चल रहा है। जरूरी नहीं कि शुरू से ही देखना है। यहाँ देख लिए 4 7 11, 11 7 18, डी 7 7 बढ़ रहा है, तो यहाँ हो गया -3 और प्लस 7 दूनी 14, 140। 140 में 3 घट गया तो 137 हो गया हमारा। ऑप्शन डी हो गया बिल्कुल सही जवाब। 140 घटा 3, 137 हो गया सही जवाब। बताइए समझ में आया या नहीं। 21वां पद a + 20d, 22वां पद a + 21d, 25वां पद a + 24d। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है हमें, इसलिए बिल्कुल इस मेथड से चलना होगा। कौन सा द्विघात समीकरण है ये बताएंगे। कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो जब भी द्विघात समीकरण वो होगा जिसमें एक कंडीशन ये होना चाहिए कि आपका कभी भी जो इसमें चर है वो चर आपके हर में तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ दोनों जगह हर में चर है आपका। इसके बाद आपके यहाँ रूट में चर है, रूट में भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अब ये तीनों तो नहीं होगा आपका द्विघात समीकरण। कौन है, तो है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 3 नहीं है तो ए तो होगा ही होगा। अब हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 कंडीशन तो बिल्कुल ये फेल्योर हो गया। अब चौथा एक बचा तो वो तो होना ही होना है, तो हम लोग सॉल्व क्यों करेंगे। हमें तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, फटाफट आंसर देके निकलना है। आइए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा पद 0 होगा। देखिए बहुत प्यारा सवाल है और मैं इसको कितनी आसानी से बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। कौन सा पद 0। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं 80 से 76, 72, 68, यानी जो डी है उसका मान है -4, यानी 4 4 यहाँ पे घटते चला जा रहा है। और कौन सा पद यानी डॉट 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 कहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, यानी अंतिम पद अगर 0 मान ले तो कितना पद लेना होगा, n का मान निकालना है। तो जब भी n निकालना होगा तो अंतिम पद में से माइनस कर देंगे पहला पद यानी 80 और बट्टे कर देंगे हम लोग d से भाग कर देंगे यानी -4 से भाग करके, और प्लस हम लोग 1 कर देते हैं। बस इतना याद रखना है, अंतिम पद माइनस पहला पद बट्टे d और प्लस 1 कर देंगे, यानी कि -80 बाई हमारा हो गया -4, यानी 4 से कट गया हमारा 20 बार में, और 20 + 1 = हमारा हो गया 21, यानी कि कौन सा पद 0 होगा, 21वां पद 0 होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब। कौन सा आ जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी। 21वां पद इस सवाल का हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब। ये है आपका 21वां पद। तो देखिए आज हम लोग यहाँ पर पहले सेट हम लोग देखिए आज का इसके 3 सेक्शन हम लोग बनाएंगे। 20-20 क्वेश्चन का 5 सेक्शन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन है। 5 सेक्शन में आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला सेक्शन में ये 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। सॉल्यूशन कैसा लगा, पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस चैनल, और इस पर हम लोग आपको शॉर्ट सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का दे रहे हैं। बिल्कुल मज़ेदार है, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव मैं इसी अंदाज में आप लोगों को सिखा दूंगा, और 20 क्वेश्चन का हमारा ये डेली का चलेगा, और आप लोग को 20-20 करके पूरा देखना है। और उम्मीद है कि बेहतरीन आप लोग सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट और सबसे ज़बरदस्त लॉजिक आपको इस चैनल पर दिया जा रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस को आज ही, और लगातार हमारे चैनल पर वीडियो को देखते रहिए। बिल्कुल आपको मज़ा आएगा ये सभी वीडियो देखने में, और आप बहुत नया चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और सब लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैट्रिक के सभी स्टूडेंट्स इसको देखकर आसानी से मैथ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सके। इसीलिए यहाँ पर आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग फिर मिलते हैं सेकेंड इसका लेकर। हम लोग जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम फिर से 21 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करेंगे। और मैथ साइंस सभी विषयों का मैं सॉल्यूशन आप लोग को देने जा रहा हूं इस चैनल पर। तो बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां पर चैनल पर आएंगे और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। जल्दी आप लोग के लिए लाइव भी करने वाले हैं, और पूरा डिटेल्स में आप लोग को समझाएंगे। आप लोग के लिए हर दिन होगा लाइव क्लास। तो बने रहिए विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस चैनल पर। आज ही जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हर नोटिफिकेशन से अपडेट रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।